मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला गठजोड़ वो बिहार जीत गया है। बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला गठजोड़। भले मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन गठजोड़ तो ये भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला ही है। बिहार जैसे ही जीता तो व्हाट्सएप मैसेजेज, सोशल मीडिया पर कि पार्थ रथ का मुंह बंगाल की तरफ मोड़ दो, अब अगला लक्ष्य बंगाल, ये सब चलने लगा। वैसे देखें तो इसमें बहुत कोई गड़बड़ नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल अपनी जीत का जो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है वो डालना चाहता है, लेकिन क्या सचमुच इतना आसान है अगला लक्ष्य बंगाल? दरअसल अगला लक्ष्य बंगाल कहना और उसे करके दिखाना, ये जमीन आसमान का अंतर है। असंभव को संभव करके दिखाना है। तो क्या असंभव संभव नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। 3 विधायकों से 77 विधायक तक पहुंचना, वो भी तो असंभव से संभव ही था। वो सामान्य घटनाक्रम थोड़ी ना था। और मैंने तब भी कहा था मेरे अनुमान से 100 के आसपास जानी चाहिए थी सीटें, 77 पे रुक गई। और मेरा बड़ा स्पष्ट मानना होता है कि जब कोई वेव होती है तो किस तरफ कितनी दूर तक जाएगी नहीं पता। तो चूंकि आमने सामने का मुकाबला था, वेव दोनों तरफ थी, यानी ममता बनर्जी के साथ भी लोग उसी तरह खड़े थे और भाजपा के साथ भी, क्योंकि और कोई प्लेयर रह ही नहीं गया। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गए। भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती रहती थी, लेकिन विधानसभा में नहीं कर पाई। और विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन की तो 24 के लोकसभा में उतना नहीं हो पाया। अब सवाल यही है कि क्या ये जो अगला लक्ष्य बंगाल है, इसको हासिल किया जा सकता है क्या? तो हासिल तो कुछ भी किया जा सकता है, हासिल नहीं किया जा सकता है ये तो कहना ठीक नहीं होगा। अब भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले गठजोड़ को इतनी जबरदस्त बढ़त मिली है, तो ये कहा जा रहा है कि भाई बिहार से अब बंगाल की जीत का रास्ता मिल गया है। SIR को लेकर भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। तो क्या सिर्फ उससे हो जाएगा क्या? बिहार में जंगल राज का नैरेटिव 20 साल बाद भी चल रहा है, और ममता बनर्जी के राज में जिस तरह की स्थितियां हैं, जो डर भय, तरह तरह की घटनाएं, वो आज भी काम नहीं कर रही। दोनों का फर्क समझिए। पश्चिम बंगाल में अभी की राजनीतिक स्थिति क्या है? तृणमूल कांग्रेस 225 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी जो 77 सीटें जीती। और कैसी गजब की ये राजनीति है पश्चिम बंगाल की, जरा आप सोचिए कि जीतने के बाद जो लोग भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते वो उनके साथ नहीं रह गए। तो इसीलिए 77 की संख्या तो है, लेकिन कितनी असल संख्या है वो देखना पड़ेगा। ये एक बड़ा प्रश्न है। तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर 48%, बीजेपी का वोट शेयर 38%। ये मैं 2021 के विधानसभा चुनाव से बात कर रहा हूं। 48.02 और 38.15। तृणमूल का मत प्रतिशत बढ़ा था 3.11 और भाजपा का मत प्रतिशत बढ़ा था 27.99। 28% बढ़ गया था। इसलिए असंभव तो कुछ भी नहीं है, संभव तो हो सकता है। तो इसलिए अगला लक्ष्य बंगाल ये कोई बहुत चौंकाने वाला नारा नहीं है। अब भाजपा चाहेगी कि हिंदू मतों का ध्रुवीकरण, मोबिलाइजेशन उसके पक्ष में हो। कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है, हिंदुत्व पर लोग बात करते दिखते हैं। और जो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की पूरी राजनीति है केंद्र सरकार विरोधी, उसको विकास विरोधी राजनीति के तौर पर कह रहे हैं। अब जाहिर है आज की लड़ाई जिस तरह की होती है उसमें सबकी अपनी भूमिका होती है, उसमें सोशल मीडिया की भी अपनी भूमिका है। जनता के बीच में पहुंचने का एक बहुत बड़ा रास्ता है वो। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि उनकी स्थिति ठीक ठाक है। और तृणमूल कांग्रेस क्या कह रही है कि बंगाल है भैया, जैसे तेजस्वी जी कहते थे ना, गुजराती नहीं तय करेंगे, वैसे ही तृणमूल भी कहती है। हालांकि कोई उनसे पूछे कि शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद और यूसुफ पठान
ये कहां के लोग हैं बताइए? अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया यूसुफ पठान ने। अब तृणमूल कांग्रेस के पास ये कहने के लिए कि भाजपा के पास नेता नहीं है, भाजपा के पास लोग नहीं है, शुभेंदु अधिकारी कितना करेंगे, इसलिए वो कह सकते हैं कि 2026 भी भाजपा के लिए बहुत आसान नहीं हो। वो स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं, स्थानीय नेतृत्व की बात करते हैं। और देखिए एक चीज और मैं बताऊं, जिस तरह की योजनाओं को लेकर कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और बिहार इनके परिणाम बदलने में भाजपा को सफलता मिली, वैसी योजनाएं पहले से ही ममता बनर्जी चला रही है, इसलिए इतना आसान नहीं होगा। और एसआईआर को लेकर तो बड़ा विवाद हो रहा। आज तो मैंने एक खबर देखी तो उस खबर से तो मैं हिल गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीएलओ पर कम्युनिस्टों ने इतना दबाव बनाया, सीपीएम नेताओं ने, कि कन्नूर में उसने आत्महत्या कर ली। बड़ा विचित्र है ये। अब ये एसआईआर को लेकर मारामारी चली रही है और एसआईआर आगे कैसे जाएगा, क्या उसका परिणाम होगा, ये पता नहीं। लेकिन चूंकि बिहार में जो विपक्ष के नेता हैं वो एसआईआर को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो ममता बनर्जी की पार्टी बड़ी सतर्क है। सतर्क रहना भी चाहिए। वो बार बार कह रहे हैं कि पीछे के दरवाजे से नारसी लाया जा रहा है। और टीएमसी कैसे सोचती है कि कल अभी एक टीवी डिबेट में तृणमूल कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कह दिया कि अरे अडवाणी जी भी तो बाहर से आए थे, यानी बांग्लादेशी घुसपैठिया और अडवाणी जी जो सिंध से आए थे बंटवारे के बाद, वो एक बराबर हो गए। और इसीलिए मैं कहता हूं ममता और विपक्ष कितनी भी आक्रामकता करे एसआईआर पर, कितना भी कुछ करे, लेकिन लोगों को ये बात समझ में तो आ रही है। और एसआईआर से कोई प्रभाव ऐसा होता ये नहीं है, लेकिन एसआईआर अगर मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो और वहां खबर आ रही है कि लोग छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं जहां जहां एसआईआर हो रहा है, इसका मतलब कि उनको डर लग रहा है पकड़े जाने का। तो उनको किनको? बांग्लादेश के लोग हैं, वो पश्चिम बंगाल के लोग नहीं है, इसको समझिए आप बहुत अच्छे से। वो बांग्लादेश के लोग हैं, अवैध घुसपैठिए। अब 4 दिसंबर 2025 तक ये चलने वाली है। अब देखना ये होगा कि वो होगा क्या। एक और चीज है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि बिहार की तरह बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि बिहार में महिला मतदाता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के पीछे खड़ी रहती हैं। बंगाल में महिलाएं ममता बनर्जी के पीछे खड़ी हैं और खुद ही ममता बनर्जी कन्याश्री, रूपश्री, स्वरोजगार ऐसे बहुत से कार्यक्रम चलाती हैं। महिला वोट बैंक बड़ा उनका स्ट्रांग है, महिला नेता उनकी पार्टी में बहुत जबरदस्त हैं। अब ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है तो संदेश खाली का क्या परिणाम हुआ? कोई मिला क्या लोकसभा में? नहीं हुआ। और आरजी कार, संदेश खाली या ऐसी जो घटनाएं होती हैं उससे भाजपा को मुद्दा बनाने का अवसर मिलता है, लेकिन क्या महिलाओं के बड़े वर्ग में वो प्रभाव डाल पा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है, समझिए। अब कहने को भले है कि सीमावर्ती राज्य दोनों हैं, दोनों में राष्ट्रीय औसत से कम आय है, दोनों में मतदाता संख्या भी लगभग समान है, लेकिन ममता बनर्जी सत्ता में है, जो कुछ वो करना चाहे वो कर सकती है। बिहार में 20 सालों से बीजेपी जेडीयू की सरकार है, उसका उन्हें लाभ भी मिलता है। और हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि लाभ मिलता, वरना एक समय में तो इतने लंबे समय तक सरकार होना वो मुश्किल होता था। क्या ममता बनर्जी की 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी को भाजपा मुद्दा बना पाएगी? क्योंकि टीएमसी सत्ता में है, उसका संगठन बहुत मजबूत है, उसका सिंडिकेट बहुत अच्छे से चलता है। भाजपा के पास तो अभी तक नेतृत्व तो नहीं है, इसको समझिए। और इसीलिए बिहार की जीत के बाद अब अगला लक्ष्य बंगाल। ये नारा अच्छा हो सकता है, पार्थ रथ का मुंह मोड़ो, ये सब सोशल मीडिया पर अच्छा हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। ममता बनर्जी बहुत मजबूत नेता है, बहुत ताकतवर नेता है, समय समय पर वो सड़क पर उतरती रहती है। तेजस्वी यहां सत्ता में नहीं है, राहुल सत्ता में नहीं, फिर भी उस तरह सड़क पर नहीं उतरते। ममता बनर्जी नियमित सत्ता पर उतरती रहती। जिस बूथ की रणनीति से 1 बूथ 20 यूथ चला करता था पहले, अब तो पन्ना प्रमुख आ गए, अर्ध पन्ना प्रमुख आ गए। ममता बनर्जी का बूथ पर बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है टीएमसी का, बहुत जबरदस्त। अब भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद यही होगी कि हिंदुत्व वाला ध्रुवीकरण हो जाए, मतुआ समुदाय वाला ध्रुवीकरण हो जाए, जाति आधारित राजनीति का प्रयोग भाजपा कर सकती है, पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे ला सकती है। अब सीएम का चेहरा नहीं है तो सीएम की तरफ बात नहीं करे। कुल मिलाकर 2026 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो बिहार से मत जुड़े। वैसे भी मैं कहता हूं किसी भी एक राज्य का चुनाव दूसरे राज्य में नहीं चलता है, वहां परिणाम क्या आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 2026 का जो इलेक्शन होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी को देखना होगा कि क्या वो संगठनात्मक क्षमता उतनी विकसित कर पाई है, क्या स्थानीय नेतृत्व उनका मजबूत हो पाया है, क्या एसआईआर से जो शुद्धिकरण होगा उसमें वो सूची ऐसी हो जाएगी कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट उन्हें न मिलने का, उनके खिलाफ जाने का डर कम होगा।
महिला वोट बैंक किस तरह से काम करेंगी और मतुआ समुदाय किस तरह से काम करने वाला है। और जाहिर है टीएमसी कोई कुछ भी कहे, चुनौतियां हैं उसके सामने, लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो अभी भी टीएमसी इतनी कमजोर दिखती नहीं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं इम्पॉसिबल से पॉसिबल करके भाजपा ने दिखाया है। बिहार छोड़ दीजिए, बिहार तो 2005 से है, त्रिपुरा, हरियाणा इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, उड़ीसा इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो क्या ममता बनर्जी 26 या फिर अभी 31 तक हो कोई उनको नहीं उतार पाएगा, ये बड़ा प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी 26 में उन्हें कुर्सी से उतारने की पूरी तैयारी करेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा लीजिए, लाइक का बटन दबा लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा लीजिए। धन्यवाद।